हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन विद ऑडिट। ओके, तो ये हमारे ऑडिट की सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे पहले देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टाइप्स ऑफ ऑडिट। ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑडिट को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जनरली, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मीन्स कि जो बिजनेस है उसकी ऑनर्स कितने टाइप के होते हैं। कोई सिंगल ऑनर बिजनेस भी होता है, कई जो है एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं। कंपनीज़ में क्या होता है, ज़्यादा भी होते हैं। आपके कुछ ट्रस्ट होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, एनजीओ होती हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप आपके ये सभी जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं। फर्स्ट है ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मीन्स जो सोल ट्रेडर होता है। सोल ट्रेडर मतलब जो सिंगल पर्सन कंपनी होती है। तो सिंगल पर्सन कंपनी क्या होती है, कितनी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती है। अगर सोल ट्रेडर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेता है तो उसको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, अगर नहीं करवाता तो भी वो रन कर सकता है अपने बिजनेस को विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो सोल ट्रेडर के लिए ऑडिटर करवाना मैंडेटरी नहीं होता है। ओके, कंपलसरी नहीं है। अगर उसे लगता है ज़रूरत है अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की तो वो करवा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अदरवाइज उसके लिए मैंडेटरी नहीं है अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना। फाइन, सो लेट्स सी ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। In case of proprietary concern, the owner himself takes the decision to get the accounts audited. Okay, वो खुद ही डिसीजन लेता है उसे करवाना है अपने अकाउंट्स को ऑडिट या नहीं करवाना है। सोल ट्रेडर विल डिसाइड अबाउट द स्कोप ऑफ ऑडिट, ओके, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। वो खुद ही डिसाइड करता है कि उसे अपने किन किन अकाउंट का ऑडिट करवाना है और ऑडिटर को अपॉइंट करना है। उसकी क्या ऑडिटर के राइट्स होंगे, कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसके साथ जो भी एग्रीमेंट करना है वो सब वो ऑनर ही करता है, आपका सोल ट्रेडर पर्सन। फाइन, देन सेकेंड टाइप्स ऑफ ऑडिट इज पार्टनरशिप, क्योंकि सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस भी पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं, 2 पार्टनर्स होते हैं। इसलिए पार्टनरशिप पे भी क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना भी मैंडेटरी नहीं होता है। इसलिए उसको अपने फाइनल अकाउंट्स की कॉपी भी अपने रजिस्ट्रार को नहीं सबमिट करनी होती, क्योंकि उससे रजिस्ट्रार होता ही नहीं है। ओके, तो इसलिए उनके लिए ऑडिट को ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करवाना भी मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर वो करवाते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, अगर नहीं करवाते हैं तो भी वो उसका खुद ही लॉस बियर करेंगे। अगर सिमिलरली जैसे सोल ट्रेडर है, उसे लगता है अगर उसे नीड है ऑडिट अकाउंट की कॉपी की तो वो करवा सकते हैं, बट करवाने के लिए क्या है, सारे पार्टनर्स की एग्रीमेंट होना चाहिए। मीन्स सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, उसके बाद ही वो किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। और ऑडिटर के जो भी राइट्स, ड्यूटीज़ होंगी, लायबिलिटीज़ होंगे, जो भी उसका रेम्यूनरेशन होगा वो सब मिलकर डिसाइड कर सकते हैं सारे पार्टनर्स। ओके, सो लेट्स सी सेकंड ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप। टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डाउट। ओके, कोई भी अगर पार्टनर्स को आपस में डाउट है किसी भी पार्टनर के ऊपर, या किसी आउटसाइडर को डाउट है बिजनेस के ऊपर, ओके, पार्टनर्स में जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी बैंक है उनको, तो पार्टनरशिप ऑडिट्स देयर अकाउंट्स, तो फिर वो लोग अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाते हैं। पार्टनरशिप डीड और म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स में प्रोवाइड फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सारे पार्टनर्स एग्री होंगे और वो एक एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद ही वो ऑडिट करवाएंगे। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स आर डिफाइंड इन द म्यूचुअल एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसमें ही सारे राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ और जो भी हैं ऑडिटर की रेम्यूनरेशन वो सब डिसाइड हो जाता है। फाइन, द नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस जो होता है आपका कंपनी है। ओके, तो कंपनी के बेसिस पर ऑडिट को कैटेगराइज किया गया है। ऑडिट ऑफ कंपनी, एक कंपनी के लिए तो मैंडेटरी होता है, ओके, अपने बिजनेस का ऑडिट, अपने अकाउंट्स का ऑडिटिंग कराना, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना। क्यों? क्योंकि उसे एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके, एनुअल ईयर के एंड में अपने कॉपीज़ की, अपने अकाउंट्स की ऑडिटेड कॉपी जो है रिपोर्ट, उसकी कॉपी देनी होती है रजिस्ट्रार ऑफिस को। ओके, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास अपने फाइनल अकाउंट्स जो बनाए उन्होंने उसकी भी कॉपी देनी होती है, प्लस उनका जो ऑडिटिंग करवा के रिपोर्ट आई है उसकी कॉपी भी देनी होती है। इसलिए मैंडेटरी होता है एक कंपनी के लिए अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो। फाइन, सो लेट्स सी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया इज़ कंपलसरी। ठीक है,
CA who is professionally qualified is required for the audit of accounts of the companies. जनरली जो भी ऑडिटर होता है वो CA क्वालिफाइड ही होता है, तो कंपनी के लिए भी तो CA क्वालिफाइड ही होगा ऑफ कोर्स. कंपनीज एक्ट 1930, ओके 1930 गलत लिखा हुआ है, इसको आप 2013 कर लेना. कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट कंपल्सरी जॉइंट स्टॉक कंपनी टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड from a qualified accountant. A number of amendment has been made in the Companies Act 1956 and 2013 regarding appointment, duties, qualification, powers and liabilities of qualified auditor. Okay, 2013 से ये कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया है अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना. फाइन. और इसमें जो है ये भी डिसाइड करा हुआ है आपका एक्ट में कि एक जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उस कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, उसकी क्या ड्यूटी होंगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या पावर्स एंड लायबिलिटीज़ होंगी एट्सेट्रा. फाइन. देन नेक्स्ट बिजनेस है आपका ट्रस्ट. लोग क्या करते हैं जनरली ट्रस्ट भी बना लेते हैं. ट्रस्टी होता है जैसे कंपनी का कंपनी में भी ट्रस्टी होता है. ट्रस्टी का क्या काम होता है मेनली कि वो किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को अपने अंडर रखता है. और जो भी जैसे कंपनी में जो ट्रस्टी होता है ना उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, ओके अगर कंपनी सपोज़ कि इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं, उनको वो ट्रस्टी कंपनी की एसेट्स को सेल करके पेमेंट करता है. ठीक है, तो ट्रस्टी क्या होता है कंपनी जो एसेट्स को अपने कंट्रोल में रखता है. किस लिए रखता है? ताकि लायबिलिटीज़ होल्डर्स को पेमेंट कर सके अगर जो कंपनी है या जो मेन पर्सन है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो. फाइन. तो ट्रस्ट के लिए भी यहाँ पे क्या है मैंडेटरी है अकाउंट्स का करवाना अकॉर्डिंग टू आपका जो ट्रस्ट एक्ट होता है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग. लेट्स सी. अच्छा, एक ट्रस्ट पे कंपनीज एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसका खुद का अलग एक्ट होता है. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म का एक्ट है 1932, ओके कंपनीज एक्ट है 2013, ट्रस्ट एक्ट है आपका पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है. हर एक का अलग अलग एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका ऑडिटिंग होगा क्योंकि उनके ही अकॉर्डिंग वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंट्स का भी ऑडिट करवाएंगे. ओके, सो सेकेंड, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट. The beneficiaries of the trust may not have access and knowledge of accounts of the trust. ओके, जो बेनिफिशरी होते हैं मतलब जिसको दिया जाएगा, जैसे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, उनको तो नहीं पता होती है उनके अकाउंट्स के बारे में ट्रस्ट के. इसलिए द ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू मैनेज एंड लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑफ द ट्रस्ट. इसलिए क्या होता है कंपनीज में बिजनेस में ट्रस्टी अपॉइंट किए जाते हैं उनके बिहाफ पर. Accounts of the trust are maintained as per the condition and terms of the trust deed. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में होता है पार्टनरशिप डीड, वैसे यहाँ पर ट्रस्ट डीड होता है ट्रस्टी और मेन बिजनेस यानी कि कंपनी के बीच में. द इनकम ऑफ द ट्रस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशरीज. बेनिफिशरी मतलब जो भी इन्वेस्टर होते हैं, जो भी आउटसाइडर होते हैं, उनको दे दिया जाता है. देयर आर मोर चांस ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम in the trust deed as well as in the Public Trust Act, which provide for compulsory audit of the accounts of the trust by a qualified auditor. ओके, जैसे कंपनी का मैंडेटरी है अकाउंट्स करवाना ऑडिट थ्रू दी क्वालिफाइड ऑडिटर, तो सेम यहाँ पर है ट्रस्ट को भी करवाना होगा क्वालिफाइड ऑडिटर से. द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट एंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट. ओके, ऑडिट क्यों करवाया जाता है? यही चेक करने के लिए कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है उनमें. ओके, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती है कुछ, जैसे भी आपके जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जब भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट, ये जनरली किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं. ओके, तो इनका क्या है जिसमें जो NGO होते हैं मेनली, तो उनके अकाउंट्स को भी ऑडिट करवाना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. ओके, इन पर भी कंपनी एक्ट नहीं अब इम्प्लीमेंट होता है, इनका खुद का एक्ट होता है उसके थ्रू. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर एस्टैब्लिश अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. इट कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस फॉर द रेगुलेशन एंड वर्किंग ऑफ दीज सोसाइटीज़. सम ऑफ द एसेट्स हैड अडॉप्टेड इट विदाउट एनी चेंजेस while the other brought certain changes to it.
ओके, कुछ एसेट्स तो जो है वो ऐसे ही ले लेते हैं बिना कोई चेंज करे अपने अकाउंट्स में, और कुछ के लिए चेंज दिखाते हैं अपने अकाउंट्स में, मतलब कुछ की तो एंट्री ही नहीं करते हैं, कुछ एज अ डोनेशन ओके रख लेते हैं और कुछ एज ए प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो यही सबको चेक करने के लिए, ओके, यही सारी डिटेल को, यही सारी मिस रिप्रेजेंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटिंग करवाया जाता है इनका, ओके, ताकि कोई भी अननेसेसरी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न ना करे। The auditor of the cooperative society should have an expert knowledge of the particular act under which cooperative society under audit is functioning. Okay, जो भी ऑडिटर होगा उसे नॉलेज होनी चाहिए आपके सोसाइटी एक्ट के बारे में और सोसाइटी एक्ट के अंडर ऑडिटिंग फंक्शन परफॉर्म करने के बारे में भी। He should also stand by laws of the society and make sure that the amendment made from the time to time by the law have been duly registered in the registrar office. ओके, और जब भी अकॉर्डिंग टू एक्ट में जो भी चेंज हुए हैं उसके साथ साथ सोसाइटीज़ ने भी अपने अकाउंट्स में चेंजेस किया है, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, ये चेक करना। कंपनीज एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी का खुद का एक अलग एक्ट है, वही इम्प्लीमेंट होता है, कंपनी एक्ट नहीं होता है। द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल ऑडिट और कॉज टू बी ऑडिटेड बाय सम पर्सन ऑथराइज बाय हिम द अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। जैसे कंपनी का होता है एवरी एनुअल ईयर के एंड में, सिमिलरली आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवा के, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उनमें अपनी कॉपी सबमिट करनी होती है। फाइन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट। फर्स्ट क्या है? और टाइप्स प्रोप्राइटर का है, पार्टनरशिप का है, कंपनी का है, देन ट्रस्ट है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। फाइन। देन द सेकेंड टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अच्छा, एक और है, वन मोर, गवर्नमेंट ऑडिट। ओके, जो ऑनरशिप के, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होती है, जो कंपनी की यहाँ बात की गई थी वो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऑडिट करने के लिए भी मैंडेटरी है करवाना। और गवर्नमेंट ने क्या है, अपनी कंपनीज़ के अकाउंट्स और ऑडिट के लिए पूरा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया है। ओके, उसका क्या काम होता है, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं ना, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर करना एज वेल एज उनका ऑडिटिंग करना। ओके, तो इनके लिए भी मैंडेटरी है। Audit of government offices and departments is covered under the heading. A separate department is maintained by the government of India known as Accounts and Audit Department. Okay, क्या नाम है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनाया है उन्होंने अपने कंपनीज़ के अकाउंट्स के लिए? तो नेम याद रखना है आपको, अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। और कौन इसको कंट्रोल करता है, कौन इसका हेड होता है? दिस डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, कैग जो पर्सन होता है वो उसका हेड होता है, इसको कंट्रोल करता है इस डिपार्टमेंट को। दिस डिपार्टमेंट वर्क्स ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करता है, किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं करता है। दिस डिपार्टमेंट कैन नॉट अंडरटेक ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंसर्न। इट्स वर्किंग इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑफकोर्स जब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही होगा। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ये 6 टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं आपके। देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो है आपके ऑडिट है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरिम ऑडिट। जैसे इंटरिम डिविडेंड होता है ना, आपने सुना होगा इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो एनुअल ईयर से पहले दिया जाता है। ओके, कैसे दिया जाता है? पहले जो हाफ ईयरली हो। ओके, बिफोर मतलब जो आपके एनुअल ऑडिट है या 2 एनुअल डिविडेंड जो होते हैं उनके बीच में जो ऑडिट जो डिविडेंड दिया जाता है या जो ऑडिट किया जाएगा, कॉल इंटरिम ऑडिट। जैसे हाफ ईयरली, ओके, एंड ईयर होगा आपका 31 मार्च को, लेकिन आप उससे पहले सपोज़ कि सितंबर में ऑडिट करवा रहे हैं अपने अकाउंट्स का, किसी भी रीज़न से आपको सपोज़ कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए अगर क्लेम करना है उस बात के लिए, या फिर आपको लोन लेना है, या फिर आपको अगर इंटरिम डिविडेंड ही डिक्लेयर करना है कंपनी का, तो उसके लिए इंटरिम ऑडिट करवाया जाता है। फाइन। सो लेट्स सी इंटरिम ऑडिट। When an audit is conducted between 2 annual audits, okay, 2 एनुअल मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का 31 मार्च था और अब इस ईयर का 31 मार्च है, उन दोनों के बीच में, ठीक है, और जो ऑडिट करवाया जाए दैट्स कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। सच ऑडिट इज़ नोन एज इंटरिम ऑडिट। इट मे इन्वॉल्व्स कंप्लीट चेकिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। पार्ट ऑफ द ईयर मतलब उतने 6 मंथ का, या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है तो उतने क्वार्टर का।
Sometimes it is conducted to enable the board of director to declare an interim dividend. Sometimes इसका पर्पज़ क्या होता है interim dividend interim ऑडिट करवाने का, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न ना करे, और जो भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में वो उसको डिटेक्ट करके और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए टू दी शेयर होल्डर्स. इट मे ऑल्सो बी फॉर द पर्पज़ ऑफ डीलिंग विद द इंटरिम फिगर्स ऑफ सेल. या तो बिजनेस को अपना इंटरिम प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है, जानना है, या फिर अगर उसे अपनी सेल्स जाननी है कितनी है पर्टिकुलर टाइम तक की, या प्रॉफिट जानना है कितना है, क्या ग्रोथ रहा है, उसकी क्या पोजीशन रही है, तो उसके लिए वो अपने इंटरिम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्लस उसका इंटरिम फिर ऑडिट भी करवाते हैं. फाइन. देन ए सेकेंड कॉन्टीन्यूस ऑडिट. एज द नेम सजेस्ट, कॉन्टीन्यूस ऑडिट क्या है, कॉन्टिन्यू होगा. लेकिन कॉन्टिन्यू का मतलब यहाँ ये नहीं है कि डेली होगा. ओके, डेली नहीं होता, आफ्टर स्पेसिफाई इंटरवल होता है. आफ्टर स्पेसिफाई इंटरवल मतलब वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, या आफ्टर एवरी 15th डे हो सकता है. ओके, सो दैट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यू ऑडिट्स. ना कि डे टू डे नहीं होगा, और ये पूरे ईयर जो है कॉन्टिन्यू चलता रहता है ऐसे फ्रिक्वेंटली या रैंडमली. Continuous audit is conducted throughout the year or at the regular short intervals of time. Okay, regularly चलता है और after short interval मतलब weekly monthly जो हो गया आपका वो. Then definition given है आपकी continuous audit की according to T.R. Betley-Boy. Okay, Betley-Boy ने क्या definition दी है? A continuous audit involves a detailed examination of all the transactions by the auditor attending at regular intervals, say weekly, fortnightly और मंथली ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है, पूरे साल में जो मंथली या वीकली या आफ्टर 15 days एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट एग्जामिनेशन ट्रांजेक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ऑडिट. ठीक है. देन सेकेंड डेफिनेशन की मैंने R.C. विलियम्स के अकॉर्डिंग. R.C. विलियम्स ने क्या डेफिनेशन दी है? A continuous audit is one where the auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period, or where the auditor or his staff attends at the regular or irregular interval during the period. यही होता है. मीन्स क्या है, कंटिन्यू चेकिंग करते हैं. किस बात की चेकिंग करते हैं? कंपनी के अकाउंट्स की. ओके, और कौन करता है? ऑडिटर और उसका जो भी स्टाफ होता है, उसके जो असिस्टेंट होते हैं वो सब. ओके, रेगुलरली करते हैं, इरेगुलरली मतलब रेंडमली कभी भी कर लेते हैं. या तो सपोज़ कि कभी वीकली किया, कभी जो है आफ्टर मंथ किया, कभी जो है आफ्टर 15 days कर लिया, ऐसे रेंडमली कभी भी कर लेते हैं. सो दैट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यू ऑडिट. अब कॉन्टिन्यू ऑडिट के क्या एडवांटेजेस होंगे? कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होंगे. ओके, क्या एडवांटेजेस है? सो फर्स्ट, कॉन्टिन्यू ऑडिट के कंप्लीट चेकिंग ऑफ ऑल दी रिकॉर्ड्स. ऑफकोर्स कंप्लीट चेकिंग हो जाएगा हर एक एंट्री का, क्योंकि टाइम बहुत होता है. आराम से चेक कर सकता है एक ऑडिट हर एक एंट्री को, हर एक ट्रांजेक्शन को टाइम लेकर. Since the audit is carried out throughout the year, sufficient time is available for detailed checking. Any inquiry and doubt arising in the course of audit can be tackled in better way. Okay, easily tackle कर सकता है आपका ऑडिटर किसी भी डाउट को, किसी भी एरर को. ठीक है. देन सेकेंड, प्रॉपर प्लानिंग. ऑफकोर्स टाइम बहुत है, तो ऑडिटर क्या है, एक प्रॉपर डिटेल्ड सिस्टमैटिक मैनर में प्लानिंग बना सकता है अपनी. ओके, जिसके थ्रू वो पूरे थ्रू आउट द ईयर ऑडिटिंग करेगा अकाउंट्स का. The auditor can plan his audit work in a systematic manner. He can evenly spread his work throughout the year. मतलब कि पूरे साल में वो ऐसे अपने काम को बांट देगा ताकि पूरा साल उसका चेकिंग का जो वर्क है, ओके, मतलब ऑडिटिंग का जो वर्क है वो स्मूथली चलता रहे. इट विल इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ऑडिटर. जब ऑडिटर बार बार एक काम करेगा तो ऑफकोर्स उसकी एफिशिएंसी जो है, स्किल जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी साथ में. देन द नेक्स्ट बेनिफिट क्या है आपका कंटिन्यूस ऑडिट का? अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर. मतलब ईजीली कर सकता है. जब आप हर एक एंट्री को डेली मतलब आफ्टर स्पेसिफाइड इंटरवल चेक कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो एरर है, जो भी फ्रॉड्स है, वो ईजिली आप टैकल कर लेंगे. The work of auditor become easier for detecting frauds and error, otherwise it will involve the more time. जब at the end of the year करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एरर्स फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में. जबकि डेली काम जो करेगा उसमें तो ईजी होगा ऑफकोर्स. देन है अप टू डेट अकाउंट्स. ओके, जो अकाउंट्स हैं वो भी साथ साथ अप टू डेट होते रहेंगे आपके. ओके, द एफिशिएंसी ऑफ अकाउंट विल इंक्रीज एंड देयर वर्क विल बी अप टू डेट एंड एक्यूरेट. एंड द नेक्स्ट बेनिफिट इज वैल्यूएबल सजेशन. ऑडिटर क्या है, अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक अगर होती है, सपोज उसे पता चलता है कि
जो ऑनर है या जो अकाउंटेंट है उसने कोई पॉलिसी नहीं फॉलो की है, या अकाउंटिंग कोई भी रूल या प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया या गलत फॉलो कर लिया है, तो बाद में वो उनको कंसल्टेंसी भी देता है, उनको सजेशन भी देता है कि आपको ये एंट्री जो है पर्टिकुलर एंट्री इस तरीके से नहीं ऐसे करनी चाहिए थी, ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए था, ये रूल फॉलो होना चाहिए था। ठीक है, तो वो इससे क्या है, बिज़नेस को भी बेनिफिट होगा, उनको सजेशंस मिलते रहेंगे ताकि वो बेटर क्वालिटी से अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सके, मीन्स नेक्स्ट टाइम जो है और भी कम उसमें एरर्स एंड फ्रॉड्स रहे। Continuous audit will help the auditor to understand the technicalities of business. This will help the auditor to make suggestions for the improvement of business. वो बिज़नेस के बारे में सब कुछ जान जाता है, बिज़नेस का क्या नेचर है, किस तरीके से बिज़नेस रन कर रहा है, बिज़नेस की क्या मैनेजमेंट पॉलिसी है, क्या ऑपरेशन पॉलिसी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बिज़नेस को वो सजेशंस भी दे सकता है। फाइन। देन द नेक्स्ट एडवांटेजेस इज प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स। ओके, जब बार बार ऑडिट होगा तो इससे क्या है, अकाउंट्स भी अब उसको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे कंपनी को प्रॉपर तरीके से, तो कंपनी के इंटरिम अकाउंट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं। इंटरिम अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर विदाउट मच डिले। इट विल हेल्प द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। और जब इंटरिम अकाउंट बना लेंगे तो कंपनी को पता चल जाएगा उनकी कितनी इनकम है, कितना प्रॉफिट है, जिससे वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं। फाइन। देन नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। हर एक के डिमेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, तो कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ओके, फर्स्ट है एक्सपेंसिव। ऑफकोर्स एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। ओके, क्योंकि कंटिन्यूसली चलता रहता है तो टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा ईयर ले लेता है, प्लस एक्सपेंसिव भी है क्योंकि आप जो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर का जो स्टाफ आता है तो उसको भी सैलरी आपको देनी होती है, रेम्यूनरेशन देना होता है, तो इसलिए एक्सपेंसिव है। एक जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं अफोर्ड कर सकती है आपका कंटिन्यू ऑडिट को। इट इज़ एन एक्सपेंसिव सिस्टम एज इट मे नॉट सूट द बजट फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। देन है डिस्क्लोजन ऑफ रूटीन वर्क। डे टू डे जो वर्क हो रहा है वो भी क्या होगा, डिसलोकेशन मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जो जैसे सपोज़ कि अकाउंटेंट अपनी एंट्री कर रहा है, कैशियर जो है उसको करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपनी जो डेटा है वो सेंड करना है। ओके, और बीच में आके आपका अकाउंटेंट बोले दिखाओ मुझे अपने अकाउंट्स दो, चेक करना है, तो इससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी मैनेजमेंट में, तो ये भी प्रॉब्लम है एक। अल्ट्रेशन ऑफ फिगर। अल्ट्रेशन ऑफ फिगर मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कि ऑडिटर देखो मंथली चेक कर रहा है, ओके मंथली चेक कर रहा है, वो चेक करके चला गया, तो उसके बाद क्या स्टाफ जो है वो नहीं चेंज कर सकता फिगर्स को, कर सकता है ऑफकोर्स, तो वो भी है कि अल्ट्रेशन ऑफ फिगर पॉसिबल होता है, जबकि एनुअल में ये नहीं होता, क्योंकि एनुअल में तो क्या है, ऑडिटर एक साथ ही पूरा ऑडिट वर्क कंप्लीट करता है। ओके, सो अल्ट्रेशन ऑफ फिगर आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड द फिगर्स में बी फ्रिक्वेंटली अल्टर्ड बाय द स्टाफ। देन द नेक्स्ट है losing link in audit work. Okay, as the work is not completed continuously, the auditor may lose continuity and certain question and inquiry may left be unanswered. Okay, क्योंकि ऑडिट क्या है, कुछ हो सकता है वो भूल भी जाए, पिछले में क्या ऑडिट किया था, अब क्या कर रहा है, क्योंकि पूरे साल चल रहा है तो ऑफकोर्स वो भूल जाएगा, तो इससे क्या है, कुछ क्वेश्चंस या कुछ जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके आंसर वो ना दे पाए, ऐसा हो सकता है। ओके, देन है इंटरिम ऑडिट हो गया आपका और कॉन्टिन्यूस ऑडिट हो गया। देन है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट क्या होगा, जो एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद ऑडिट होता है। ओके, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद जो ऑडिट होता है दैट्स कॉल्ड फाइन। जैसे फाइनल डिविडेंड होता है, सेम फाइनल ऑडिट जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। फाइनल ऑडिट मीन्स द ऑडिट वर्क इज कंडक्टेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। A final audit is commonly understood to be an audit which is not commenced until after end of the financial year and is then carried out until it completed. ओके, और जो आपका फाइनल ऑडिट है वो तभी स्टार्ट होता है जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, और फिर उसी टाइम पर उसको ख़त्म भी कर देते हैं ऑडिट वर्क को, ये नहीं कि कंटिन्यू चलता रहे। नो। देन है बैलेंस शीट ऑडिट। ओके, बैलेंस शीट ऑडिट में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, बैलेंस शीट में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, क्या क्या आइटम्स होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, एसेट्स होती हैं, प्रोविजंस होते हैं, सरप्लस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उन आइटम्स का ही डिटेल चेकिंग करना कॉल्ड बैलेंस शीट ऑडिट। ओके, और इसको बैकवर्ड ऑडिट भी बोलते हैं। ओके, बैकवर्ड क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इसमें ऑडिटिंग जो है बैलेंस शीट से करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे पहले बैलेंस शीट में देखते हैं, उसके बाद जर्नल में देखते हैं। और जनरली क्या करते हैं, जर्नल से स्टार्ट करते हैं ना, पहले जर्नल एंट्री चेक करेंगे, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग P&L, फिर बैलेंस शीट, ऐसे करते हैं जनरली। लेकिन इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट में जैसे कोई भी आइटम गिवन है, सपोज़ कि अगर फर्नीचर गिवन है आपका 50,000 का, ओके, बैलेंस शीट में, तो पहले बैलेंस शीट में देखेंगे, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे, ओके, उसके बाद उसको क्या है आपका लेजर भी बनाया था या नहीं वो देखेंगे। तो इसलिए इसको बैकवर्ड ऑडिट भी बोलते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या है बैलेंस शीट ऑडिट रिलेटेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट सच एज एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स, सरप्लस, प्रोविजंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस एंड प्रोसीजर अंडर दिस ऑडिट इज टू फॉलो द बैकवर्ड प्रोसेस। ओके, बैकवर्ड प्रोसेस बोलते हैं या बैकवर्ड ऑडिट भी। First, the item is located in the balance sheet and then it is located in the original record for the purpose of verification. ओके, सबसे पहले इसमें बैलेंस शीट में चेक करते हैं उसकी कितनी फिगर है, कितनी वैल्यू, क्या आइटम है। उसके बाद आपका जो जर्नल है उसमें चेक करते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दिस 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं आपके। क्या क्या है, इंटरिम ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स पर्पस। तो पर्पस के बेस पर कितने टाइप्स की ऑडिट है, लेट्स सी। फर्स्ट है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कौन करता है, कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ होता है। मतलब ऑडिट तो ऑडिटर ही करता है, लेकिन ऑडिटर कौन होता है यहाँ पर, कंपनी का एम्प्लॉय होता है। वो ऑनर की इंस्ट्रक्शन, उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑडिट करता है। मीन्स एक जो बिजनेस का अकाउंटेंट है ना, वही ऑडिटिंग करने लग जाता है। तो दैट्स कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। और ये क्यों करवाता है, जनरली इंटरनल ऑडिट क्यों होता है, ताकि जो ऑनर है वो इंश्योर कर सके कि जो अकाउंटेंट है उसने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में लिखा है, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं, ऑपरेटिव पॉलिसी है, उन सबको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, इस बात को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी इंटरनल ऑडिट। इट इम्प्लाइज द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बाय द स्टाफ ऑफ बिजनेस। ओके, स्टाफ ऑफ बिजनेस मतलब जो बिजनेस का एम्प्लॉय होता है वही करता है। इंटरनल इज इंटरनल मतलब इनसाइड, ओके, बिजनेस के अंदर ही जो लोग होते हैं वही करते हैं। इंटरनल ऑडिट इज एन अप्रेजल एक्टिविटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, अदर ऑपरेटिव एज basis for protective constructive service to the management। ओके, अकाउंटिंग फाइनेंशियल पॉलिसी या प्रोटेक्टिव कंस्ट्रक्टिव जो सर्विसेज मैनेजमेंट को दी जा रही है, मैनेजमेंट जो दे रहा है बिजनेस को, उन सबको इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल विच फंक्शंस बाय मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ओके, कंट्रोल बनाए रखने के लिए होता है जनरली बिजनेस में। It deals primarily with the accounting and financial matters, but it may also properly deal with the matters of operating nature। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये देखना कि बिजनेस में अकाउंटिंग और फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं, ओके, जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रिंसिपल हैं, रूल्स हैं, उनको सही से फॉलो किया गया है या नहीं। बट ये वो भी देखती है कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्ट को मतलब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी सही से हो रहा है या नहीं। ओके, देन है कॉस्ट ऑडिट। एज द नेम सजेस्ट कॉस्ट ऑडिट, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो आपका मटेरियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रोडक्शन स्टेटमेंट बनाते हैं कॉस्ट का, जैसे आपका लीफो फीफो मेथड से आपने बनाया होगा। और जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, उन सब की कॉस्ट के बारे में जो ऑडिटिंग किया जाता है रिगार्डिंग दी कॉस्ट, कॉल कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, मेनली किस में होता है, जो प्रोडक्शन ऑपरेशन में जो बिजनेस इन्वॉल्व होता है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी जो करता है उसके लिए होता है। कॉस्ट ऑडिट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स। ओके, कॉस्ट अकाउंट का ऑडिट करना प्लस ये भी देखना कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लान्स हैं, उनको प्रॉपर फॉलो किया गया है या नहीं। कॉस्ट ऑडिट इज़ द डिटेल चेकिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, टेक्निक्स, अकाउंट्स टू वेरीफाई द करेक्टनेस एंड टू इंश्योर एडहेरेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, एडहेरेंस मीन्स होता है यहाँ पर फॉलो करना, ओके, कंप्लाइंस करना कि उन्होंने जो है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव को फॉलो किया है या नहीं किया है। ओके, सो देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, जनरली एक कंपनी के कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, कंपनीज एक्ट में जो मेंशन है उनको फॉलो करना होता है, कंपनी लॉ बोर्ड जो इम्पोज करता है उनको फॉलो करना होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन कंपनी के लिए डिसाइड करती है वो भी उसे फॉलो करना होता है, राइट।
तो सेक्रेटरियल ऑडिट में यही चेक किया जाता है कि एक कंपनी ने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं, जो कि कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं, जो भी आपके जो है गवर्नमेंट ने बताए हैं, या फिर जो कंपनी लॉ बोर्ड है, ट्रिब्यूनल, उसने बताए हैं, वो सब। ठीक है। सो सी secretarial audit is concerned with the verification compliance by the company of the various provisions of Companies Act and other relevant law. ओके, कंपनी एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करा है कंपनी ने या नहीं। ओके, या अदर लॉ के अंडर भी, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड ने बताए हैं या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं, वो सब फॉलो किए हैं या नहीं, ये सब चेक करना कॉल्ड सेक्रेटरियल ऑडिट। ओके, तो सेक्रेटरियल ऑडिट होने के बाद जो सेक्रेटरियल रिपोर्ट बनाएगा ना ऑडिटर, तो उसमें क्या मेंशन होगा रिपोर्ट में? फर्स्ट इंक्लूड्स, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड्स वेदर द बुक्स आर मेंटेन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, कंपनी ने जो अपनी अकाउंट्स बनाए हैं वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए हैं या नहीं, ये मेंशन होगा। और वेदर द नेसेसरी अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड और द अदर अथॉरिटीज़ आर ऑब्टेन। अगर किसी भी डिसीजन के लिए, किसी भी रूल्स के लिए अगर उसे परमिशन लेनी थी गवर्नमेंट से या कंपनी लॉ बोर्ड से, तो उसने ली है या नहीं, ये 2 पॉइंट मेंशन होंगे। फाइन। फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन होगा कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट के रूल्स प्रोविजंस को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए हैं या नहीं। सेकंड, की कंपनी ने अप्रूवल्स लिया है या नहीं इफ़ नेसेसरी। ठीक है। देन है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इंडिपेंडेंट ऑडिट। ओके, इंडिपेंडेंट ऑडिट में क्या होता है? एक आउटसाइडर पर्सन, ओके, आउटसाइडर पर्सन आके बिजनेस के अकाउंट्स का ऑडिटिंग करता है, दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑडिट। वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, इसलिए बिजनेस की जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करने के लिए बाइंड भी नहीं होता है, वो फ्रीली वर्क करता है, और इसको ही मेनली कंसिडर किया जाता है जो आपका इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है। सो लेट्स सी, इंडिपेंडेंट ऑडिट इज़ कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब जो आउटसाइडर होता है। द पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट इज़ टू सी वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट। ओके, क्या पर्पस होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट करने का? यही देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है कंपनी ने वो सही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हैं या नहीं, सही बिजनेस का प्रॉफिट शो कर रहे हैं या नहीं, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं है उसमें, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है। Fine. Then mainly it is for the safeguarding the interest of owner, shareholder and other party who do not have knowledge of day-to-day operation of the organization. और मेन क्या पर्पस होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाने का? ये देखें बिजनेस के जो ऑनर है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होता है, शेयर होल्डर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होता है, भाई जो भी आउटसाइडर्स होते हैं उनके लिए। बट ऑनर तो इनसाइडर होता है, लेकिन ऑनर को भी सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बारे में पता नहीं होता है। मीन्स जो मैनेजमेंट है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, वो अलग अलग अपनी जो अगर सपोज ही कोई सीक्रेट प्रॉफिट अगर अर्न कर रहे हैं तो उसके बारे में भी ऑडिटर जो है बता देता है ऑनर को। ओके, तो इसलिए भी इंडिपेंडेंट ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन। देन है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके ऑडिट में। ओके, ये भी रिसेंटली ही ऐड हुआ है। तो ऐसे नेम सब्जेक्ट टैक्स ऑडिट क्या है कि कंपनी ने जो भी टैक्स फाइल करने के लिए या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे हैं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, ओके, तो उनका ऑडिटिंग करवाना कॉल्ड टैक्स ऑडिट। ठीक है, कि मतलब उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो फेक तो नहीं है, उनमें जो फिगर्स मेंशन है वो तो फेक नहीं है, उनमें कोई मतलब चेंजेस तो नहीं किया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, ये सब चेक करना। So tax audit, nowadays tax audit has become very important to ascertain the accuracy of tax relevant document. Okay, tax से related जो भी document देता है एक company उन सब के बारे में चेक करना। Tax audit mostly covers income returns, invoice, debit credit notes, various current and fixed assets. Okay, ये सारे documents होते हैं। Tax audit is an innovation of 21st century. It has added one more chapter to the practice of auditing. टैक्स ऑडिट इंश्योर द वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ओके, सो टैक्स ऑडिट कॉन्सेप्ट जो है वो अभी आपका रिसेंटली एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो ऐड हुआ है आपका ऑडिटिंग में। ओके, और जो भी ऑडिटर है उसको अब एक और चैप्टर उसके लिए ऐड हो गया है ऑडिटिंग के बारे में, टैक्स ऑडिट के बारे में स्टडी करने के लिए। फाइन। तो ये क्या इंश्योर करता है टैक्स ऑडिट कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे हैं कंपनी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स पे करने के लिए, वो सब वैलिड है, क्रेडिटेबल है, मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं आप उनके ऊपर, कोई भी उसमें फ्रॉड नहीं है, कोई भी एरर्स नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दी टुडेज क्लास। थैंक यू।